वेरी बॉम वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। हेलो डियर ऑल एस फ्रेंड्स, मैं विशाल चौरसिया आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हमें बात करनी है इंग्लिश लिटरेचर की, और इंग्लिश लिटरेचर में यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए हम आपके लिए इंडियन इंग्लिश राइटर लेके आए हैं, जो कि कल हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया था, और उसका डिटेल्ड एनालिसिस अब हमें इस क्लास में करना है बहुत अच्छे से डिटेल में। तो बिना किसी बात के हम अपने पहले राइटर की तरफ, पहले पोएट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास में पहले जो पोएट है हेनरी लुइस विवियन डोराजियो है। ये जो है फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोएट है, इंडियन इंग्लिश पोएट है, याद रहेगा इस, है ना। सन ऑफ इंडियन, पोर्तुगीज फादर, इनके पिता कैसे थे? पोर्तुगीज थे, मदर इंग्लिश, ठीक है। मदर उनकी कैसी थी? इंग्लिश थी। सन ऑफ इंडियन में स्टार्टेड राइटिंग इन टीनेज, मतलब उन्होंने बहुत छोटे से लिखना स्टार्ट कर दिया था। वेरी शॉर्ट लाइफ, इनकी बहुत छोटी सी लाइफ रही है, और इनकी जो मृत्यु है वो कोलेरा से हो गई थी, ठीक है। ही एक्सप्लेडेड फ्रॉम स्कूल, उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। क्यों? बिकॉज ही डिड नॉट फॉलो इंडियन ट्रेडिशन, क्योंकि वो इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते थे, है ना। लाइक जैसे काली पूजा इत्यादि, ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करते थे, इसलिए उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। इतनी चीज़ें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ उनके पोएटिक कलेक्शन है गाइस, उनको एक बार देख लीजिए। उनके पोएटिक कलेक्शन में आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके पास में ये रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? द फकीर ऑफ जहांगीर। कब आया? 1828 में आया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, डेट याद रखना है। इसके बारे में डिटेल्ड जो है वो अभी बता देंगे आपको। और भी आपके पास में पोएटिक कलेक्शन है। इंडिया माई नेटिव लैंड और दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको फकीर ऑफ जहांगीरा और इंडिया माई नेटिव लैंड ये आपको कर लेना है, और इनको थोड़ा बहुत ओवरव्यू कर लेना बस, हल्का सा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास में केवल ये दो दिए गए हैं। बढ़े आगे? जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, द फकीर ऑफ जहांगीर के बारे में आप जान लीजिए, है ना। फकीर ऑफ जहांगीर जो दिए गई है वो एक आपके पास में एक नेटिव क्या बताया गया है? नरेटिव पोयम ऑफ ट्रेजिक लाइफ ऑफ नुलानी, है ना। नुलानी नु क्या दिया गया है? नुलाननी जो वर्ड दिया गया है आपके पास में, यह एक कैरेक्टर है। यह क्या है? यह हाई कास्ट विडो, मतलब एक विधवा थी, हाई कास्ट। रेस्क्यूड फ्रॉम द फ्यूनरल प्रेयर बाय यंग रॉबर चीफ, मतलब एक रॉबर चीफ के द्वारा उसको क्या रेस्क्यू कर लिया जाता है। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जो सती प्रथा चलती थी कि हस्बैंड मर गया तो वाइफ को भी मरना पड़ेगा, तो उस टाइप में ये चलती थी। तो वहाँ पे एक जो यंग रॉबर था उसने क्या, उसको बचा लिया था। लेकिन हमारा जो समाज है वो ये चाहता है कि नहीं भाई, भले वो उसके साथ रहना चाहे लेकिन समाज ऐसा नहीं करने देता। ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं फकीर ऑफ जहांगीर में, ठीक है। आगे बात करें, यहाँ पे बात क्या हो रही है आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बात, जी हाँ, यहाँ पे ये कंडीशन हमारी कंप्लीट होती है ना। अब डिफरेंट मीटर फॉर डिफरेंट मूड फॉर एक्स एनाफेस्टिक मीटर, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पे बताई गई है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। चलिए हम आगे ही बढ़ते हैं। लीजिए भाई, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं माइकल मधुसूदन दत्त जी के बारे में, है ना। तो अभी हमने क्या क्या देखा, एक बार फिर से आप रिकॉल कर लीजिएगा। इस अभी हमने सबसे पहले हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो को देखा। वो फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोएट हमारे पास में रहे हैं, है ना। अब सन ऑफ इंडियन में पोर्तुगीज फादर रहे हैं, इंग्लिश उनकी मदर रही है। स्टार्टिंग राइटिंग इन टीनेज, और उनकी मृत्यु किससे हुई थी? कॉलेरा से हुई थी, है ना। उन्हें स्कूल से क्यों निकाल दिया गया था? क्योंकि वो काली पूजा में इतना बिलीव नहीं रखते थे। अब पूछा जाएगा फकीर ऑफ जहांगीर कब लिखी गई, तो 1828 में। टू इंडिया माई नेटिव लैंड जो है वो और दिया गया है आपको। बढ़ते हैं आगे, और ये यहाँ पे आपको क्या फकीर ऑफ जहांगीर के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब माइकल मधुसूदन दत्त जी के बारे में हम जानकारी रखते हैं अपने पास में। माइकल मधुसूदन, देखिए अभी जो इंडियन राइटर आप पढ़ रहे हैं, पोएट जो पढ़ रहे हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से इनके नाम आपको आना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ इनकी आने चाहिए। देन उसके बाद में आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपसे पूछ लिया जाएगा, ज़्यादा इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा, नहीं तो आप कितना ही पढ़ेंगे, है ना, कितना अंदर से जाके खोजेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे मोस्टली चीज़ें बताई जा रही हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या है, जो जो टिक करते जाएं आप इंडियन राइटिंग में, प्लीज़ उसको जरूर कैरी करते जाना, दिखते जाना, ठीक है। माइकल मधुसूदन दत्त जी के बारे में जानते हैं। माइकल मधुसूदन दत्त जी के बारे में जानते हैं, द कैप्टिव लेडी। अब इनकी एक जो वर्क रही है, पोएम रही है, वो क्या है? द कैप्टिव लेडी। कब आई है? 1849 में, ठीक है। अब ये जो है आपको बहुत अच्छे से देखता है। एक ये हो गया आपका द कैप्टिव लेडी। लव स्टोरी प्लॉट ऑफ पृथ्वीराज चौहान एंड संयोगिता, है ना। अब यहाँ पे लव स्टोरी है, किसकी है? पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की। किसमें? कैप्टिव लेडी में। क्लियर हुआ?
दत्त फैमिली एल्बम दिया गया है यहाँ पे 1870। अब आपसे दत्त फैमिली एल्बम के बारे में जानकारी ली जाए तो वो कब आया, 1870 में आया। ठीक है, आगे और क्या दिया गया है, इन दिस इंस्टेंट ऑफ फैमिली एंथोलॉजी ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री कलेक्शन ऑफ, हाँ ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कलेक्शन ऑफ 187 पोएम्स बाय 3 ब्रदर्स। ठीक है, मतलब 187 पोएम्स का कलेक्शन रहा है, किसके द्वारा, 3 भाइयों के द्वारा, है ना। वो 3 भाई हमारे पास में ये दिए गए हैं भाई। ठीक है, अब देखो इन 3 भाइयों में से किसी एक ने क्या क्रिश्चियनिटी एडप्ट कर ली थी। अब वो कौन थे, वो ये थे आपके पास में क्या, हरचंद्र दत्त। ये आपके क्या थे, क्रिश्चियनिटी इन्होंने एडप्ट कर ली थी। अब पूछ लिया जाएगा कि माइकल मधुसूदन दत्त का वो कौन सा भाई है जिसने क्रिश्चियनिटी एडप्ट करी, तो आपको ये पता चल जाएगा। क्लियर हुआ, बढ़े आगे। जी हाँ, अब आपके पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पोइट आ गया है, पोइट्री आ गई है तोरू दत्त की, है ना। चलिए हम उनके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पोइटेस है तोरू दत्त। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ रही है वो 1856 रही है, और इनकी डेथ जो रही है 1877 रही है। मतलब ये केवल और केवल 21 ईयर्स ही जी हैं। कितने ईयर्स, 21 ईयर्स इन्होंने जीवन यापन किया है। इनका फुल नेम क्या था, तोरूलता दत्त। फुल नेम क्या था, तोरूलता दत्त। ठीक है, अब बात क्या हो रही है, यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ गोविंद चंद्र दत्त। ठीक है, मतलब गोविंद चंद्र दत्त के यंगेस्ट चाइल्ड थी ये। हर सिस्टर अरुदत्त, इनके क्या थे, हर सिस्टर अरुदत्त, सिस्टर का नाम क्या था, अरुदत्त। बाई बर्थ बंगाली, मतलब जब ये पैदा हुए तो इनके ये क्या थी, बंगाली। तोरू दत्त born a Hindu, Toru Dutt born a Hindu, but later at baptized along with the other families members in 1862। मतलब ये बंगाली फैमिली में तो इन्होंने जन्म लिया था, लेकिन फिर इन्होंने अपना धर्म जो है वो बदल लिया। सी न्यू 4 लैंग्वेजेस, वो कितनी लैंग्वेजेस के बारे में जानती थी, वो 4 लैंग्वेजेस के बारे में जानती थी। कितने लैंग्वेजेस, 4 लैंग्वेजेस के बारे में जानती थी भाई। कौन कौन सी वो लैंग्वेज है, बंगाली, संस्कृत, इंग्लिश और फ्रेंच। सी स्पेंट 1 ईयर इन फ्रांस, मतलब वो फ्रांस में भी 1 साल रही। क्लियर हुआ, बड़े आगे। अब उनके कुछ वॉल्यूम यहाँ पे दिए गए हैं जिनके बारे में हमें जानकारी लेना है। उनके जो वॉल्यूम है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको यहाँ से क्या देखना है, यहाँ से आपको देखना है तोरू दत्त जी जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है 1856, और डेट ऑफ डेथ क्या है 1877। कितने साल जी, 21 ईयर्स केवल जी। उनका फुल नेम क्या है, तोरूलता दत्त। ठीक है, आगे देखते हैं। अब उनके जो वॉल्यूम है उनके बारे में जानकारी लेते हैं, है ना, उनके वॉल्यूम के बारे में जानकारी। तो वॉल्यूम में आपके पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया है, आसिफ ग्लेंडेड इन फ्रेंच फील्ड 1876। ये याद रखना है आपको, आसिफ ग्लेंडेड इन फ्रेंच फील्ड 1876। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, पहला वॉल्यूम इनका रहा है। और यहाँ पे बात क्या है, कंप्राइजेस 165 लिरिक्स, है ना, बाय अबाउट 100 फ्रेंच पोएट्री एंड ट्रांसलेशन बाय तोरू दत्त हरसेल्फ। उन्होंने स्वयं ट्रांसलेट किया है। अब आगे बात क्या हो रही है, एडमंड गोजेस रोट अबाउट दिस वॉल्यूम। एडमंड गोजेस ने इस वॉल्यूम के लिए उन्होंने लिखा है अ वंडरफुल मिक्सचर, एक वंडरफुल मिक्सचर है ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का, एंड वीकनेस, और वीकनेस का भी। सेकंड आपके पास में क्या है, एंशिएंट बैलेड एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, ये दिया गया है। एंशिएंट बैलेड दोनों इंपॉर्टेंट है आपके तोरू दत्त के, तोरू दत्त की कलेक्शन जो है ये दोनों आपके लिए मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ है इतना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात क्या हो रही है, अब जो एंशिएंट बैलेड एंड लीजेंड ऑफ हिंदुस्तान है ये कब पब्लिश किया गया, पब्लिश्ड पोस्टमसली, मतलब जब इनकी मृत्यु हो गई थी तभी पब्लिश किया गया। तोरू दत्त की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद ये पब्लिश किया गया। पोस्टमसली का मतलब क्या होता है, मरणोपरांत, मरने के बाद। अब यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है कीट्सियन इन पेस, मतलब इनकी जो कला रही है, इनकी जो राइटिंग स्टाइल रही है, इनकी जो राइम स्कीम रही है, ये सब पूरी की पूरी किससे कनेक्ट होती है, कीट्स से कनेक्ट होती है। इन्होंने अपनी जो कंडीशंस रखी थी वो कीट्स के रिगार्डिंग रखी थी, मतलब जैसा कीट्स ने लिखा वैसा ही इन्होंने किया। देखते हैं आगे। तोरू दत्त इज द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोएट टू मेक एन एक्सटेंसिव यूज ऑफ इंडियन myth एंड लीजेंड।
अब देखो कंपैरिजन विद कीट्स, इनका कंपैरिजन किससे किया गया है? कीट्स से किया गया। क्यों किया गया? लाइक कीट्स डाइड इन अर्ली एज, क्यों? क्योंकि कीट्स भी जल्दी मर गए थे। डेथ ऑल्सो ड्यू टू कंजम्पशन, ठीक है, उनकी भी डेथ कंजम्पशन से हुई थी। हर पोइट्री ऑल्सो हैज रोमांटिक चार्म लाइक कीट्स, मतलब उनकी जो पोइट्री रही है वो रोमांटिक चार्म रही है, किसकी तरह? जैसे कीट्स की पोइट्री रहती है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इनका कंपैरिजन किससे किया गया? कीट्स से किया गया। बढ़े आगे। जी हाँ, अब इनके कुछ पोयम दिए गए हैं आपके पास में, तो इनकी अपन पोयम बढ़िया से हाईलाइट कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे सावित्री, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सीता, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो सावित्री एक एपिक भी है जो कि श्री अरविंदो जी का है, ठीक है, तो उनके लिए भी हम पढ़ेंगे अच्छे से। अभी यहाँ पे हम क्या पोयम देख रहे हैं, सावित्री पोयम जो है वो किसकी कहलाएगी? आपकी तोरुदत्त जी की, है ना। और आपको क्या उर्वशी, उमा, ध्रुवा, सिंधु, प्रहलाद, भरत, लक्ष्मण आप देख लेना, लक्ष्मण आपके लिए, और मैनी बैलेट्स आपके लिए, ठीक है। और यहाँ से बस आपको सीता देखना है, लक्ष्मण देखना है, मैनी बैलेट्स देखना है। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। तोरुदत्त पोएटिक स्टाइल कीटेशियन, अभी आपको बताया कि तोरुदत्त की जो पोएटिक स्टाइल वो कीटेशियन क्यों है? सी अडॉप्टेड रोमांटिक बैलेड, क्यों सी अडॉप्टेड रोमांटिक बैलेड? अब इन्होंने रोमांटिक बैलेड क्यों अडॉप्ट किया है? क्योंकि वो कीट की पोयम में भी है। अब आगे क्या दिया गया है? हर डिक्शन ऑफ द विक्टोरियन रोमांटिक स्कूल आर्काइज्म ऑल्सो, मतलब पुराने रीति रिवाजों से भरी हुई है उनकी पोयम, है ना। प्रोसोडिक स्किल है इसमें। तोरुदत्त ऑल्सो यूज ब्लैंक वर्स, मतलब तोरुदत्त ने भी क्या ब्लैंक वर्स यूज किया है। उन्होंने सोनेट लिखी हैं। अब सोनेट जो है गाइस वो कितनी लाइन की होती हैं? तो वो 14 लाइन्स की होती हैं। सोनेट जो है वो कितने लाइन्स की होती हैं? वो 14 लाइन्स की होती हैं, है ना। तो बढ़िया, उसको हम देख लेते हैं। लो भाई, सोनेट 14 लाइन्स की होती हैं। उन्होंने 5, 8, 11 लाइक स्टेंजा, मतलब उन्होंने सोनेट भी लिखी हैं, 5 लाइन की पोयम भी लिखी हैं, 8 लाइन की पोयम भी लिखी हैं, और 11 लाइन की पोयम भी लिखी हुई हैं। अब अगर गाइज हम बात करें ब्लैंक वर्स की, ब्लैंक वर्स की, तो ब्लैंक वर्स किसे कहते हैं इसको आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो एक आपके पास में अनस्ट्रेस रहता है और एक स्ट्रेस रहता है। ये जो कंडीशन कहलाती है आयम्बिक पेंटामीटर की कहलाती है। किसकी कहलाती है? आयम्बिक पेंटामीटर की कहलाती है। आयम्बिक पेंटामीटर। तो ये आयम्बिक पेंटामीटर की जो कंडीशन कहलाती है इसको ही हम ब्लैंक वर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैंक वर्स बोलते हैं, ठीक है। सी कोट्स, वो कोट्स करती हैं पॉप और बर्ड्सवर्थ के लिए, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई है। तो हमने यहाँ पे तोरुदत्त के बारे में इतना जाना जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एडमंड घोष ने उनके लिए क्या है? देयर इज नथिंग ग्लास मैग्री लाइक अबाउट हर पोएट्री। बढ़ते हैं आगे। आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो के बारे में हम लोगों ने वहाँ पे जान लिया था, फिर से यहाँ पे दिया गया है कि अब चलो इसको भी एक बार देख लेते हैं। जब मोटा मोटा यहाँ पे दिया गया है तो उसको भी एक बार बहुत अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। ही रोट अंडर द सूडोनोम, उनका सूडोनोम क्या था? जोबिनिश, ठीक है। और हेनरी ईस्ट इंडियन में ये था। एक्सपेंडिंग लाइक द पेटल्स ऑफ यंग फ्लावर्स आई वॉज द जेंटल ओपिनियन ऑफ योर माइंड, ठीक है। जैसे एक फ्लावर जो है वो धीरे धीरे ऐसे उगता है ना, वैसे ही उन्होंने बोला कि मैं आपके माइंड को भी धीरे धीरे ऐसे रीड कर पा रहा हूँ। कंसिडर फर्स्ट पोएट एंड इंग्लिश ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री, ठीक है। ये चीज़ आपको बताई गई है इसमें। चलिए, ये हम पढ़ चुके हैं एक बार, बहुत अच्छे से रीड कर चुके हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। इस पर टाइम जाया नहीं करेंगे अपना। इनकी कुछ सिलेक्टेड पोएम है जो हमें इम्पोर्टेंट देखनी है। ये देखो, द फकीर ऑफ जहांगीर आपको पता ही है, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। देन आफ्टर आपको क्या करना है? एक आपके लिए ये पोएम हो गई है गोल्डन बास, आपको अ वॉक बाय मूनलाइट। और क्या देखना है आपको? यहाँ पे टू इंडिया माई नेटिव लैंड। और क्या देखना है? और यहाँ पे फ्रीडम टू द स्लेव, ये कंडीशन आप भी देख लेना, ये पोएम भी आपको देखना है। और यहाँ पे द सॉन्ग ऑफ हिंदुस्तान मिनिस्टर, ये भी आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गाइस मनमोहन घोष की। मनमोहन घोष के बारे में हम जानकारी लेते हैं। मनमोहन घोष जी जो हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ क्या है? 1869 से 1924 तक की इन्होंने दे रखी है। क्लियर है? बड़े आगे। जी हाँ,
अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, वन ऑफ द फर्स्ट पोएट इन इंडियन टू राइट पोएट्री इन इंग्लिश। वन ऑफ द फर्स्ट पोएट मतलब निम्नलिखित पोएट में से वो एक पोएट रहे हैं इंडियन में जो उन्होंने पोइट्री राइट की है, इंग्लिश में पोइट्री राइट की है। वर्क्स इनकी पोइट्री, अब उन्होंने क्या लिया है, प्रियम्बरा जो पोएम है बाय 4 ऑथर, ठीक है। अब प्रियम्बरा इनकी एक पोएम राइटिंग है, मतलब पोइट्री है जो कि उन्होंने लिखी हुई है 1890 में, लेकिन इसके कितने ऑथर हैं गाइस, 4 ऑथर दिए गए हैं, है ना। कौन कौन से, स्टीफन फिलिप्स दिए गए हैं, और क्या दिए गए हैं, ल्यूरेंस बिनियोन दिए गए हैं, मनमोहन घोष दिए गए हैं, और आर्थर एस क्रिप्स दिए गए हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई ये 4 ऑथर में से उनके नाम पूछ लिए जाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा। लव सॉन्ग दिया उन्होंने 1898 में, सॉन्ग ऑफ लव एंड डेथ 1926 में, इमॉर्टल ईव और ऑर्फिक मिस्ट्रीज, ये दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मनमोहन घोष की, ठीक। ये आपको ओवरव्यू करना है। देखिए जो इंपॉर्टेंट बताते जाएंगे इस प्लीज करके उनको बहुत अच्छे से आप देखते जाइए, रीड करते जाइए, आपको यहाँ पे कंटेंट भरपूर मिल जाएगा। आपको हो सकता है क्लास और लगे, लेकिन आप प्लीज करके वीडियो को देखें, आप नोट्स प्रिपेयर करते जाएं। मैं ये नहीं कहता, आप तो नोट्स प्रिपेयर करते जाएं, वीडियो क्लास कंप्लीट हो जाए, 2x पे आप देख लें, आपको प्रॉपर में आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कोई नोट्स उठाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपको कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे, हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं है, 1869 से 1948 रहा है। वर्क्स इनकी ऑटोबायोग्राफी रही है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, ये आपका रहा है। और उन्होंने क्या लिखा है, हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल, ये लिखा है। जॉन रस्किन अनटू द लास्ट, पैराफ्रेज इन गुजराती, ये बोला गया है। बढ़े आगे, अब बात करते हैं निराज सिंह चौधरी के बारे में, है ना। तो एक काम ऐसा कर लेते हैं, निराज सिंह चौधरी के बारे में हम कल डिस्कस कर लेंगे, आज की क्लास हम इतनी रख लेते हैं। चलिए, नहीं तो आप पढ़ ही लेते हैं, जब आ गया है तो पढ़ लेते हैं। निराज सिंह चौधरी के बारे में हम जानते हैं 1897 से 1999 तक रहे हैं, बंगाली इंग्लिश राइटर रहे हैं, ठीक है। हिज मास्टरपीस, उनका जो मास्टरपीस रहा है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, द ऑटोबायोग्राफी एन अननोन इंडियन यहाँ पे बताई गई है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास में। अब इनके पास में क्या है, डेडिकेटेड टू द ब्रिटिश एम्पायर। अब इन्होंने किसको, ब्रिटिश एम्पायर को डेडिकेट किया है, मतलब कब है, 1951 में, और हमें आज़ादी कब मिली, 1947 में। और इन्होंने जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखी है, वो किससे रिलेटेड लिखी है, किसको रिलेट किया है, द ब्रिटिश एम्पायर को। इस वजह से ये कॉन्स्पिरेसी में आ गई थी भाई, है ना। तो इस वजह से ये नाम चल गया अच्छा खासा। तो जो भी चीज़ें आ जाती हैं कॉन्स्पिरेसी में भाई, आप तो जानते ही हैं, फिर उनका तो भाई पढ़ला कैसा भारी होता है ना। आगे देखते हैं, इनके कुछ नोटेबल वर्क है हमारे पास में। पर अब पैसेज टू इंग्लैंड इम्पॉर्टेंट है, अ कॉन्टिनेंट ऑफ कैरेसे, ये भी इम्पोर्टेंट है। द इंटेलेक्चुअल इन इंडिया, ये आप कर सकते हैं, लेकिन आपको और क्या, क्लाइव ऑफ इंडिया, हिंदुइज्म, और 3 हॉर्समैन ऑफ द न्यू एपोक्लिप्स, ये कंप्लीट करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है। तो ये हमने निराज सिंह चौधरी के बारे में जाना, ठीक है। तो गाइज बने रहिए हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। और भी जो चीज़ें आपको चाहिए आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर आप इसका वीडियो बनाएं, तो हम उसका फुल ऑफ कंटेंट लेके आएंगे, भरपूर कंटेंट लेके आएंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो मिलते हैं गाइज अपने नेक्स्ट वीडियो में और सभी दोस्तों के साथ में। थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे, थैंक यू।